हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 का पहला यूनिट है ना। और पहले यूनिट के पहला जो हमारा टॉपिक है वो मतलब पहली यूनिट जो हमारी वो कंप्लीट हो गई है। और अब हम कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे पता चलेगा, इसलिए प्रैक्टिस करना है। सेट नंबर 2 है हमारा, यानी कि एक हमारा हो चुका है। आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। जो अभी तक हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको फर्स्ट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। व्यू प्लेलिस्ट आप करेंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड के ये सारे ही वीडियोस हैं जो कि पूरी थ्योरी आपको समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप, पूरी स्ट्रक्चर वाइज, है ना। तो इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। अब हमारा एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है, दूसरा हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करें और हम आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, शिक्षार्थी किस स्तर के शिक्षण में शैक्षिक संरचना के अंतर्गत अपनी बौद्धिक जिज्ञासा को पाने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो बात की जा रही है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी की बात की जा रही है, यानी कि जो हमने लेवल्स पढ़े थे, लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़े थे, उन लेवल्स की बात की जा रही है। तो देखिए, आपको अच्छे से याद है कि जो स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी स्तर जो था वो क्या था आपका, जिसमें कि बच्चा हर चीज याद रखता है। मतलब स्टार्टिंग में जब बच्चा पढ़ता है तो वो था। दूसरा स्तर जो था वो बौद्ध स्तर मतलब अंडरस्टैंडिंग स्तर था। फिर था चिंतनशील स्तर, जिसमें बच्चा अमूर्त चिंतन भी करने लगता है, अपने लॉजिक्स के हिसाब से सोचने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न किया जा रहा है, यहाँ पर किया जा रहा है किस स्तर में शैक्षिक संरचना के अंतर्गत अपनी बौद्धिक जिज्ञासा को पाने की कोशिश करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो स्वायत्त विकास का स्तर होगा, मतलब ऑटोनॉमस डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लेवल। ठीक है, अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझें हम कि कहाँ पर ये क्या है, इसको मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, मॉरिस एल बिग्गी ने ये स्वायत्त विकास की बात कही थी, स्वायत्त विकास की बात करी थी उन्होंने। और उन्होंने ये बताया जो स्वायत्त विकास होता है वो क्या होता है, चरण होता है जो कि छात्र के केंद्र में होता है। ये एक प्रकार की शिक्षा है जो कि अंतर्निहित भावनाओं, निर्देशनों, अनिवार्यताओं को मतलब लागू करने का काम करती है। ठीक है, इसमें उन्होंने ये भी बताया कि इसमें अनुमान लगाया जाता है कि जब शिक्षक अपनी कक्षा में प्रस्तुतियों को सकारात्मक नकारात्मक उदाहरणों का उपयोग करता है, उसी समय शिक्षण के स्तर को इंगित करता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की बौद्धिक जिज्ञासा का स्तर है और इसको आपको याद रखना है, ये मॉरिस एल बिग्गी ने बताया था। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नीचे दूसरे नंबर पर दिया गया है, ये क्या प्रश्न है, ये दिया गया है स्वयं का आयोजन, स्वयं पर आयोजित पाठ्यक्रम खाली स्थान में से खाली स्थान द्वारा निर्मित और वितरित किए जाते हैं। देखिए, स्वयं स्वयं क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आपको ऐसे सुविधा प्रदान की जाती है कि आप देश के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी जगह में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, आप अपना एजुकेशन का जो काम है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताया था कि ये जो पाठ्यक्रम है वो चार चतुर्थांश में और 9 राष्ट्रीय समन्वयक, 9 क्या है, राष्ट्रीय समन्वयक जो कि इन सारे प्रोग्राम्स को आयोजित करते हैं। जैसे आपने यूजीसी का नाम सुना था, सीएससी का नाम सुना था, ठीक है, नूपा का नाम सुना था, एनसीईआरटी का नाम सुना। तो ये कितने हैं टोटल मिला के, 9 है और चार चतुर्थांश है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर बात की जा रही है, किसमें क्या बात की जा रही है, सकारात्मक स्थानांतरण के कुछ उदाहरण दीजिए। सकारात्मक स्थानांतरण का मतलब है पॉजिटिव ट्रांसफर। ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफर। अब ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, देखिए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सपोज करते हैं आपने कुछ एक कार्य सीखा और कुछ कार्य सीखने के बाद उसका जो आपने लर्न किया है उसका इस्तेमाल आप किसी और चीज को सीखने के लिए कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, आपने लर्निंग का ट्रांसफर कर दिया। जैसे हमने बचपन में साइकिल चलाना सीखा था, उसके बाद जब हमने स्कूटी चलाना सीखा तो वो जो सीखा है वो हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। मतलब जैसे हैंडल संभालना है, ब्रेक लगाना, ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई। तो ये क्या हो रहा है, सकारात्मक स्थानांतरण है। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण आपको चुनने हैं इसमें से। सहयोगात्मक अवधिगम, हस्तक्षेप, विद्यालय की गतिविधियां, कक्षा के
व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, इसका सही ऑप्शन आपको देखना है। तो क्या सही होगा इसमें? सहयोगात्मक अधिगम, और उसके बाद में हस्तक्षेप, विद्यालय की गतिविधियां और कक्षा के व्याख्यान। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है हमारा चौथा, जिसमें ये बताया जा रहा है कौन सी जो मूल्यांकन प्रणाली है वो छात्रों को विकल्प प्रदान करती है। तो इसको तो बहुत अच्छा मालूम है आपको, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसको कहा जाता है सीबीसीएस सिस्टम। इसके बारे में कंप्लीटली बहुत अच्छे से जानकारी देने के लिए मैंने वीडियो बनाया था, उससे आप जरूर चेक करिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी यहाँ पर, जिसमें कि बच्चा जो है वो अपने पसंद से आधारित विषयों का चयन कर सकता है। अगर बीच में कहीं ब्रेक भी हो जाती है उसकी पढ़ाई, तो वो वापस से कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, ये क्या है? किस शिक्षण विधि में छात्र शिक्षक के मार्गदर्शन में अधिकतम के एक सामान्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए छोटे छोटे समूहों में कार्य करते हैं? छोटे छोटे समूहों में कार्य करते हैं। ठीक है, अब कौन सी ऐसी टीचिंग मेथड है जिसमें स्मॉल ग्रुप में बच्चे काम करते हैं? शिक्षक केंद्रित अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, स्वनिर्देशित अधिगम या विभेदित अधिगम? तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए, हिंदी में पढ़िए फिर इंग्लिश में पढ़िए। इन विच इंस्ट्रक्शनल मेथड स्टूडेंट वर्क इन स्मॉल ग्रुप टू accomplish a common learning goal with the guidance of the teacher? तो देखिए यहाँ पर ये बात होगी, जब छोटे छोटे ग्रुप्स में काम होता है तो आपका जो वो प्रणाली है वो क्या सी कहलाती है? एक तरीके से कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाएगी, सहयोगात्मक लर्निंग कहलाएगी, जिसमें हर एक बच्चे के छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने। इसमें क्या दिया गया है? प्रभावी शिक्षण विधियों के बारे में नीचे दो कथन दिए गए हैं। देखिए, प्रभावी शिक्षण के बारे में दो कथन है, उन्हें आप समझिए। देखिए, जब भी हम इस तरीके के प्रश्न पढ़ते हैं, जब दो कथन दिए गए हैं, तो बहुत ध्यान से आप उनकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें, क्योंकि बनता हुआ प्रश्न हमसे गलत तो हो जाता है। यहाँ पर है, वे शिक्षक जो अपने विषय ज्ञान में दृढ़ता से निहित हैं, स्पष्ट रूप से प्रस्तुतिकरण करते हैं और छात्रों की कठिनाई को आसानी से पहचान लेते हैं। ठीक है, प्रभावी, दूसरा नंबर का कथन है, प्रभावी शिक्षक अपने छात्रों के प्रश्नों को भी हल करते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि कथन एक कथन दोनों सत्य हैं, कथन एक कथन दोनों असत्य हैं, एक सत्य है लेकिन दूसरा सत्य है, एक सत्य है लेकिन दूसरा भी पहला सत्य है दूसरा भी सत्य है। देखिए, तो बात समझने की कोशिश करते हैं। वे शिक्षक जो अपने विषय के ज्ञान को दृढ़ता से निहित है, मतलब ऐसा टीचर जिसको पूरा नॉलेज है, जो भी वो पढ़ा रहा है ना, कंप्लीटली पूरा उसको नॉलेज है, स्पष्ट रूप से प्रस्तुतिकरण करते हैं, बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं और छात्रों की कठिनाई को आसानी से पहचान लेते हैं। ये तो अच्छी बात है, ये अच्छे टीचर की निशानी है। दूसरा क्या है? प्रभावी शिक्षक अपने छात्रों के प्रश्नों को भी हल करते हैं, जो उनके प्रश्न होते हैं उसको भी सॉल्व करते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों ही सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। कक्षा में पाठ सिखाने के लिए माध्यम का चयन करने के लिए शिक्षक को पाठ के उद्देश्यों, छात्र के आयु वर्ग, आयु, उपयोग किए जाने वाले माध्यम और किन किन पर विचार किया जाना चाहिए। देखिए, आपको अगर बच्चे को समझाना है तो कैसे समझाएंगे? पाठ के उद्देश्य आपने देख लिए, आयु वर्ग देख लिया, माध्यम देखना है, कम्युनिकेशन करना है। तो जैसे मान लेते हैं, अगर मैं आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ तो हमारे समझाने का तरीका एक तरह से होता है कि मैंने आपको बोला, आप समझ गए। लेकिन अगर यही किसी चीज को मैं किसी कहानी के माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से, किसी विजुअल एक्ट के माध्यम से समझाऊं, तो जो चीज आप समझेंगे ना वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर बात क्या हो जाएगी? शिक्षण सहायक सामग्री, जो टीचिंग एड्स होते हैं ना, वो बहुत मददगार होते हैं समझाने के लिए, और ये सारी चीजें उसी के अंतर्गत आ जाती हैं, है ना, ये सभी चीजें उसके अंतर्गत आ जाती है, टीचिंग एड के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है स्वयं प्रभा निम्नलिखित, स्वयं प्रभा निम्न में से कौन सा चैनल है जो सामाजिक विज्ञान
शिक्षा मनोविज्ञान गृह विज्ञान से संबंधित है। देखिए यहाँ पर स्वयं प्रभा क्या है, जैसे कि स्वयं जो प्लेटफॉर्म है वो वेब पोर्टल के माध्यम से आता है, मतलब आपके सामने www यानी आप किसी भी वेबसाइट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से मिलता है। जबकि स्वयं प्रभा क्या है, डायरेक्ट टू होम डीटीएच जो सर्विसेज होती हैं उनके माध्यम से मिलता है। एक टेलीविजन में जो चैनल्स आते हैं उनको, जैसे जी टीवी आता है, आज तक आता है, उस तरीके के चैनल के माध्यम से मिलता है, जो कि आपके 34 टोटल चैनल्स हैं और ये कंटिन्यूसली चलते हैं। 5-5 घंटे के लेक्चर्स होते हैं और बारी बारी से रिपीट होते जाते हैं। अपने टाइम के हिसाब से, अपने जो भी आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से आप टाइम स्लॉट चेक कर सकते हैं। इस सुविधा को हमको यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कि आपका सामाजिक विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और गृह विज्ञान से संबंधित है, तो कौन सा ऐसा चैनल है। इसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स कि आप ना हमारे इस एप्लीकेशन में इन चैनल्स की ये क्वेश्चंस जो है ना इनको चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं और प्रश्नों के साथ साथ में उसके सॉल्यूशन भी मिलते हैं, तो कहीं भागना नहीं पड़ता है, सब चीजें आपको यहीं मिल जाती है, ठीक है। तो देखिए ये है स्वयं प्रभा राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा मंच में 34 डायरेक्ट टू होम टेलीविजन चैनल्स दिखाता है। ये तो बात सही है, मालूम पड़ गया हमको। अब चैनल के जो नेम है वो अलग अलग है। तो चैनल नंबर 3 है जिसको प्रबोध कहा जाता है, जो सीईसी और यूजीसी के से संबंधित होता है। ये सामाजिक विज्ञान, समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र दिखाता है। चैनल नंबर 4 जिसको सारस्वत कहा जाता है, ये सामाजिक विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और गृह विज्ञान दिखाता है। यही तो हमारे प्रश्न में पूछा गया है। कौन सा, शिक्षा मनोविज्ञान और गृह विज्ञान बताता है। तो चैनल नंबर कौन सा हो गया, 4, जिसको कहा जाता है सारस्वत। फिर आता है चैनल नंबर 4 और ये है क्या, प्रबंधन, जिसमें सामाजिक विज्ञान, प्रबंधन और पुस्तकालय विज्ञान जैसे सब्जेक्ट होते हैं। चैनल नंबर 6 जो है वो विधिक, जो कि सामाजिक विज्ञान, कानून और मानवाधिकार जैसे विषयों को पढ़ाता है। तो हमारा जो रिजल्ट होगा, आंसर जो होगा वो होगा चैनल नंबर 4 सारस्वत। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आज ये प्रश्न आ गया, कल हो सकता है प्रबंधन का प्रश्न आ जाए या प्रबोध का आ जाए, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसी को तो नोट्स बनाना कहते हैं, कि आपके पास में एक एक प्रश्न के जो ऑप्शन है उसमें भी कहाँ पूछा जा रहा है वो भी आपको मिल रहा है, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया उसका कहाँ पर आप जा सकते हैं, तो ये हमारा जो कहना चाहिए हमारा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में जा सकते हैं आप, और हमारे ये सारी टेस्ट सीरीज हैं इन्हें आप देख सकते हैं, और अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें परचेस भी कर सकते हैं ना। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, जब शिशु आंख कान नाक से सोचते हैं तो वे निम्नलिखित में से किस अवस्था में होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था, जो जीन प्याजे की स्टेज है, जीन प्याजे की स्टेज है जो उन्होंने बताई है वो क्या है, पहले 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, जिसमें बच्चा जो है वो सारी की चीजें किससे सोचता है, अपने सेंसेस से। जैसे ही उसके हाथ में कोई भी चीज जाएगी तो उसे मुंह में रखने की कोशिश करे, क्योंकि उसी से उसको प्लेजर मिलता है। तो ये जो अवस्था है वो 0 से 2 वर्ष की अवस्था कहलाती है, जिसे कहा जाता है क्या, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, है ना, ये अवस्था होती। तो यही तो पूछा गया है। मूर्त संक्रियात्मक क्या होती है, संवेदी गामक क्या होती है, और नहीं नहीं, मैंने ये गलत बता दिया, ये गलत हो गया है हमारा, ये नहीं होगा, ये आपका होगा सेंसरी मोटर, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट होगा ये होगा संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, यस।
नहीं, यहाँ पर ये गलत है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ये तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। ये अवस्था कौन सी होती है, जिसमें कि स्टूडेंट जो है वो बाल अवस्था में होता है, टॉय जिसको कहते हैं। संवेदी गामक का मतलब होता है सेंसरी मोटर। देखो, अगर आपका लैंग्वेज हिंदी भी है ना, तो भी आप थोड़ा इंग्लिश को जरूर चेक किया करो, क्योंकि इंग्लिश में हमारी जो जो लैंग्वेज है ना, बहुत ही क्लियरली हमको साउंड करती है। अब यहाँ पर सेंसेस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे सीधा सेंसरी मोटर है, यहाँ पर थोड़ा समझने में कठिनाई होती है। तो कितनी अवस्थाएं होती हैं आपकी, 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है सेंसरी मोटर, जो कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, जिसमें बच्चा जो है वो आपका सारी चीजें किससे सीखता है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। फिर आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, ये 3 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, जिसको बाल्य अवस्था भी कहा जाता है, जिसमें बच्चा तर्क देता है, पर इलॉजिकल तर्क, लॉजिक्स बताता है। इसके बाद में आपकी आती है क्या, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा सीखता है 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था होती है, जो जिसमें बच्चा सीखता है, किससे सीखता है कि जो भी पिक्चर्स है ना, लॉजिक समझने लगता है, लेकिन सारी चीजें ना जो उसके सामने पिक्चर्स फॉर्म में आती, मूर्त अवस्था में आती हैं, सॉलिड फॉर्म में आती हैं, उन चीजों को सीखता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्टली कुछ भी नहीं सीख पाता है। लेकिन इसके बाद की जो अवस्था होती है वो कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, जिसमें बच्चे के पास में अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं भी है तब भी वो सीख जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। जीन प्याजे की ये 4 स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, संवेदी गामक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दी जा रही है, इनको आपको मैच करना है कि क्या है कैसा है ना, क्या क्या अवस्थाएं जो एक दूसरे के साथ में मैच कर रही हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला दिया है आकलन, जिसे कहा जाता है असेसमेंट। फिर दिया है मापन, जिसे कहा जाता है मेजरमेंट। फिर कहा जाता है मूल्यांकन, जिसे इवेल्युएशन कहते हैं, परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन। तो आकलन देखते हैं क्या चीज लिखी जा रही है, छात्रों की उपलब्धियों के लिए मात्रा मूल्य का आवंटन, नियमों के अनुसार घटना अंकों का अर्पण, मूल्यांकन अंकों प्राप्तांकों में किसी विशिष्ट उद्देश्य को समझना, अच्छे हैं बुरे हैं, क्षमता और उपलब्धियों का परीक्षण। देखिए, ये तो सामने सामने से ही मैचिंग हो रही है, ये इन्हीं के सही सही आंसर्स हैं। तो ये जो है वो सामने सामने से ही मैचिंग हो रही है, तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, यही हमारा सही आंसर होगा। अब यहाँ पर आ रहा है ब्लूम के वर्गीकरण में विनिर्दिष्ट शिक्षण का कौन सा स्तर उच्च स्तर की संज्ञानात्मक अवस्थाओं क्षमताओं का उपयोग करता है। कौन सा स्तर है, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर या स्वायत्त विकास का स्तर। ये जो है ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इनसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और हम जो हैं वो बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर तो उस स्तर होगा वो होगा रिफ्लेक्टिव, और इसको हम थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर जो ब्लूम के वर्गीकरण की बात की जा रही है, यहाँ चिंतनशील स्तर जो होगा, तीसरे नंबर का स्तर, वो ही इसका आंसर होगा। अब शिक्षण के जो स्तर हैं आपने समझे हैं, 3 प्रकार के स्तर होते हैं, चिंतनशील स्तर, बोध स्तर और स्मृति स्तर। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ब्लूम के वर्गीकरण में विनिर्दिष्ट शिक्षण का कौन सा उच्च स्तर की संज्ञानात्मक क्षमताओं को बताता है। तो उच्च स्तर कौन सा बताता है, तो यही तो है आपका, जो कि रिफ्लेक्टिव लेवल को शो करता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चिंतनशील स्तर। ठीक है, ये मेमोरी का स्तर स्तर जो है जो सबसे छोटे बच्चों का होता है, फिर बोध स्तर होता है, फिर जाकर ये आ जाता है, और ये स्वायत्त विकास का स्तर जो है ये तो बाद में बताया गया था, बिग्गी, मॉरिस एल बिग्गी के अनुसार ये बताया गया था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ाता है, कक्षा संचार में छात्रों की सीधी भागीदारी खालिस्तान के विकास में मदद करती है। किस चीज में मदद करती है, आत्मसम्मान में, कक्षा प्रदर्शन में, हस्तांतरण आधारित गतिविधियों में, उपरोक्त सभी में। तो सारी चीजें ही डेवलप होती हैं, तो सारा ही आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है हमारे सामने, निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग कक्षा में एक शिक्षक के द्वारा लाइव इंटरैक्टिव डिवाइस के रूप में किया जा सकता है। अब देखो, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में समझ लो, क्वेश्चन को थोड़ा हिंदी में
क्लियर नहीं हो रहा है। द फॉलोइंग टीचिंग aids can be used by a teacher in the classroom as a live interaction device। अब देखिए, अगर मुझे आपके साथ में लाइव जुड़ना है तो मैं किन किन माध्यम से, अगर मैं आपकी टीचर हूँ तो किन किन माध्यम से जुड़ सकती हूँ। तो एक स्काइप हमारा जो चैनल होता है उसके माध्यम से, बहुत पहले स्काइप तो होता था, ठीक है। फिर क्या होता है, फेसबुक तो नहीं होगा, ब्लॉग नहीं होगा, ईमेल नहीं होगा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, यस टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती, ऑनलाइन चैट के माध्यम से भी हो सकता है। तो हमारा आंसर होगा बी, सी और डी। तो बी, सी और डी ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से शिक्षक की कौन सी श्रेणी कक्षा के सामने सीधे शिक्षक का सामना करने वाले छात्रों की पंक्ति के पारंपरिक औपचारिक बैठने के स्वरूप का पक्ष लेती है और अधिनायकवादी शैली के साथ पहचानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर इसको क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ टीचर्स tend to favor the traditional formal sitting pattern, okay, of row of student directly facing the teacher at the front of the classroom and identified with the authoring teaching style। ठीक है, कौन सी चीज है जो कि बता रही है, तो देखिए सामने बैठने वाला ही बच्चा पढ़ेगा ना, प्रत्यक्ष अनुदेशन, इसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के चिंतन समस्या समाधान कौशल के विकास में मदद करेगा? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन और मूर्त चिंतन। अब पहले हम इसको समझ लेते हैं, ये कौन सी चीजें हैं। अपसारी चिंतन क्या होता है, मूर्त चिंतन क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो अपसारी चिंतन है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ अपसारी चिंतन क्या होता है। इसमें विषय के विभिन्न पहलुओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक विषय को उसके विभिन्न घटकों में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है। अपसारी चिंतन का लक्ष्य किसी भी विषय के बारे में कम समय में अलग अलग विचार उत्पन्न करना है। मतलब कहने का है कि आप कम समय में छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग विचार जो भी आ रहे हैं वो कर लें, ठीक है। और इसके बाद में क्या है, अपसारी चिंतन आमतौर पर एक सहज मुक्त प्रवाह के रूप में जाना जाता है, जैसे कि विचार यादृच्छिक मतलब रैंडम थिंकिंग असंगठित रूप से उत्पन्न होते हैं, जो समस्या के समाधान कौशल के विकास में मदद करता है। अपसारी चिंतन का अनुसरण करते हुए अभिसारी चिंतन का उपयोग करते हुए सूचनाओं को व्यवस्थित किया जाए, अर्थात विभिन्न प्रकार विचारों के किसी संगठित संचारित रूप में वापस रखना शामिल होता है, ठीक है। आमतौर पर आप सारी चिंतन का अनुसरण करते हुए, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से चिंतन समस्या समाधान कौशल विकास में मदद करेगा, तो ये होगा अपसारी चिंतन। अब इन दूसरी चिंतनों के बारे में भी समझ लेते हैं, ये क्या है। अभिसारी चिंतन क्या होता है, एक प्रकार का चिंतन है जो कि किसी भी समस्या के एकल और सुस्पष्ट आंसर्स के बारे में बताता है। देखिए अभिसारी चिंतन ये बताएगा कि ये प्रश्न का ये आंसर है, जैसे 2 + 2 = 4। अभी आपको कहीं इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं मानी जाएगी, तो ये कौन सा चिंतन कहलाएगा, अभिसारी चिंतन। जहां कहीं पे भी कंफ्यूजन वाली स्थिति हो कि नहीं इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हमें अलग अलग पहलुओं के बारे में जानना है, जिसमें आप समस्या का समाधान करते हैं, डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका अपसारी चिंतन, ठीक है ना। अब अभिसारी और अपसारी में अंतर समझ में आ गया। अमूर्त का मतलब ऐसे कि जब आपके सामने कोई पिक्चर नहीं है, कोई कॉन्क्रीट वे में कोई भी ऑप्शन नहीं है, उसके बाद आप उसको सोच रहे हैं, माना कि x = दिस, y = दिस, देन z = व्हाट, इस तरीके से पूछते हैं, तो ये अमूर्त वे में चिंतन कर रहे हैं, मतलब कोई आपके पास में ऑब्जेक्ट है नहीं। मूर्त में क्या हो जाएगा, आपके पास में फॉर्मूला है, आपके पास में प्रैक्टिकल मटेरियल्स है, उसके बाद आप चिंतन कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका मूर्त चिंतन। क्लियरली समझ में आ गया ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको, ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, जो कि अभिसारी होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो कि क्या होता है, डाइवर्जेंट का मतलब भी होता है बहुत सारी चीजों में डाइवर्स कर देना किसी भी चीज को। कन्वर्स का मतलब किसी चीज का एक ही आंसर है। और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और कॉन्क्रीट थिंकिंग। क्लियर।
तो आप इनको चेक कर सकते हैं। अब बात आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 15 ही क्वेश्चन लिए थे मैंने इसमें। तो आज का ये हो गया 15 क्वेश्चन का हमारा। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। अगर आप एग्जाम टारगेट स्टडी कर रहे हैं तो ये मैं आपको जो लिंक बार बार बताती हूँ हमारे एप्लीकेशन की, इसे जरूर डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि देखिए, आपको नेट क्लियर करना है, प्रश्नों के बिना नेट क्लियर नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रश्न सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आपके पास में एक एप्लीकेशन है जो कि आपको पूरे प्रश्न प्रदान कर रहा है, तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लो। कोई भी एक टेस्ट सीरीज परचेस कर लो जो कि बहुत ही सस्ती है। इतने में तो बुक्स मिलती हैं। बुक्स को कहाँ कहाँ कैरी करके जाओगे, ये तो आपको आपकी मोबाइल पर मिल रहा है ना। आप कहीं पर भी बैठो, अपने मोबाइल पर बैठे बैठे आप टेस्ट सीरीज लगा लो। कोई उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल रहा है। देखिए अभी कितना इजीली हमें सॉल्यूशन मिल गया ना। नहीं तो फिर आप अभी सारी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट को फिर बुक्स में ढूंढते रहते कि कहाँ में मिलेगा, किस तरीके से ढूंढना पड़ेगा। तो आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, कहीं पर भी, किसी भी जगह। नहीं है बुक आपके पास में, फोन तो हर जगह होता है ना, आप फोन से अपने ये टेस्ट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर देखना है तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और इन टेस्ट सीरीज को एक बार चेकआउट कर लो। अगर आपको टेस्ट सीरीज समझ में आती है तो कोई भी एक टेस्ट सीरीज, पेपर 1 की इतनी सारी दी हुई है। पेपर 1 की एक ये है टेस्ट सीरीज, इसके बाद में आगे भी दी हुई है। पेपर 1 की ये भी है, ठीक है, पेपर 1 की ये भी है। तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज चेक कर सकते हो। एक कोई टेस्ट सीरीज आपको परचेस करना है, नोट्स चेक करना है तो नोट्स भी ले सकते हो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वैसे करो, जिस तरीके से आपको पढ़ना अच्छा लगे वैसे आप पढ़ो। तो एग्जाम टारगेट स्टडी में हमारा ये जो टारगेट करने का तरीका है वो यही है कि आपको एटलीस्ट 5 सालों के पेपर सॉल्व करने हैं। कोई भी वीडियो लेक्चर देखना है, डेली बेसिस में एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो ये सारी चीजें आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। एक बार जरूर चेक करो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। ये हमारे सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, आप इनसे हमें संपर्क कर सकते हैं। तो करते हैं इस सेशन को यहीं पर एंड। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। शाम को 7 बजे डेली बेसिस पे हमारे साथ में जुड़ना मत भूलिएगा। और अगर आप ऐसे हैं, आपके पास समय नहीं होता है, तो हमारी बनी बनाई जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसमें कंप्लीट पेपर 1 का किया गया है, उसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।